हेलो पीपल, वेलकम टू स्टीपी क्लासेस। आज 3 जनवरी है। स्टार्ट करते हैं आज का प्री क्योर, जिसमें हम अगेन वही प्रीलिम रिलेटेड फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो GS1 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास सबसे पहले है वंदे मातरम, जिसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने इन 1870s एंड ये एक बंगाली पोएम थी, तो हिंदी में नहीं थी, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। एंड इसके बाद इसको इनकॉर्पोरेट किया गया इन हिज नॉवल एज वेल, जो आनंद मठ नॉवल था उनका 1881 में छपा था, वो भी बंकिम चंद्र चटर्जी का ही था, तो उसका ये पार्ट बनी। इसके बाद इसको कंपोज किया गया इनटू अ सॉन्ग बाय रविंद्रनाथ टैगोर, एंड उन्होंने ही इन 1896 का जो सेशन था कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो उसमें पहली बार उन्होंने इसको गाया भी। ठीक है जी। एंड जो पहले 2 वर्सेस हैं इस पोएम के, उनको अडॉप्ट किया गया एज नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया 1937 में। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने प्री इंडिपेंडेंसी इसको अडॉप्ट कर लिया था एज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। उसके बाद जो श्री औरोबिंदो थे, उन्होंने इसको रेफ़र किया एज द नेशनल एंथम ऑफ बंगाल। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है जी। एंड अगर हम इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी देखें तो 1905 में जो एंटी बंगाल पार्टीशन ऑफ बंगाल जो मूवमेंट चली थी, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया। वंदे मातरम बिकेम इनफैक्ट द सॉन्ग ऑफ द मूवमेंट, तो इसलिए इसको जो ब्रिटिश थे उन्होंने बैन भी कर दिया था। तो ये कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट वंदे मातरम के पर्सपेक्टिव से। इसके बाद हमारे पास एक योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो एज यू नो, पिछले साल ही 2018 में इसका जो एक्सपेंस था वो 5 करोड़ लोगों से बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया गया था। तो 3 करोड़ लोग और इसमें जोड़ने की बात की गई थी। ठीक है जी। एंड मोरओवर पहले जो इसकी आइडेंटिफिकेशन थी बेनिफिशरीज़ की, वो सोशली जो हमारा SCCC है, कास्ट सेंसस, उसके अकॉर्डिंग की जा रही थी, लेकिन उसके बाद कुछ एक्सक्लूजन इंक्लूजन एरर्स थे। तो उसके बाद अब प्रेजेंटली ये कवर करती है सभी SC/ST हाउस होल्ड्स को। जो बेनिफिशरीज़ हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के, उनको भी, अंत्योदय अन्न योजना उसके बेनिफिशरीज़ भी, फॉरेस्ट वेलर्स, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस जो हैं उनको, TNXT गार्डन ट्राइब्स को। तो काफ़ी ज़्यादा इसका एक्सपेंस बढ़ा दिया गया है। तो जो हमारे SCCC के जो आइडेंटिफाइड हाउस होल्ड्स थे, अब उनसे ज़्यादा इंक्रीज़ करके ये लोगों को भी इन्होंने बेनिफिट देना स्टार्ट कर दिया है। तो पहली बार इसको लॉन्च किया गया था ऑन 1 मई 2016 बलिया डिस्ट्रिक्ट में, यूपी में। एंड इसका जो एम था वो क्या था कि सेफगार्ड करे हेल्थ ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन बाय प्रोवाइडिंग देम विद अ क्लीन कुकिंग फ्यूल। तो क्लीन कुकिंग फ्यूल की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि जो हाउस होल्ड्स हैं वो बेसिकली फायरवुड को बर्न करते हैं, एंड उससे क्या होता है कि विमेन को यूजुअली जो ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, लंग्स की बीमारियां हो जाती हैं। एंड मोरओवर एक काफ़ी डिफरेंट सी स्टडी मिलती है हमें, जो हमारा उत्तराखंड स्टेट है उसमें, कि जो भी घरों में LPG के सिलेंडर्स थे, वो उन घरों के जो सोशल इंडिकेटर्स हैं, जैसे एजुकेशन वगैरह, वो इंक्रीज़ कर गए। कैसे? सिर्फ कि उन घर की जो लड़कियां थी उनको फायरवुड फैच करने नहीं जाना पड़ता था, तो उस दौरान वो वही टाइम वो स्कूल में बिता पा रही थी, तो इसीलिए उनके सोशल इंडिकेटर्स इम्प्रूव हुए। तो ये स्टडी इससे लिंक्ड है। आप जो सोशियोलॉजी का ऑप्शन होगा अगर आपके पास, तो यू माइट हैव रेड द स्टडी। ठीक है जी। एंड मोरओवर अगर इस स्कीम के वापस आते हैं तो ये है अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो ये पहली ऐसी स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने कभी लॉन्च की है। अदरवाइज़ पहले सोशल सेक्टर में कंट्रीब्यूट नहीं करती थी ये मिनिस्ट्री। इसके बाद हमारे पास है हीट वेव। तो हीट वेव बेसिकली क्या है कि if maximum temperature of a station reaches at least 40 degree or more for plains, या फिर 37 degree or more for coastal stations and at least 30 degree or more for hilly regions। तो अगर किसी जगह का टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा है इन केस ऑफ प्लेन एरियाज, एंड 37 डिग्री से ज़्यादा है फॉर कोस्टल एरियाज, एंड अगर 30 डिग्री से ज़्यादा है फॉर हिली एरियाज़, तो उसको हीट वेव बोलेंगे। ठीक है जी। एंड क्राइटेरिया क्या है कि बेस्ड ऑन डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल, तो जो भी नॉर्मल टेम्परेचर है, अगर उस हीट वेव का बोलेंगे जब नॉर्मल से 4.5 डिग्री से लेकर 6.4 डिग्री सेल्सियस तक अगर इंक्रीज़ होता है टेम्परेचर, तो उसको हीट वेव बोलेंगे। एंड अगर 6.4 डिग्री से भी ज़्यादा डिपार्ट करता है अपने नॉर्मल से, तो उसको सिवियर हीट वेव बोलेंगे। ठीक है जी। एंड जो दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि अगर
पहला दो क्राइटेरिया हैं बेसिकली, अगर मैं दोबारा से आपको थोड़ा ब्रीफली बताऊं तो जो अगर तो नॉर्मल टेम्परेचर से डिपार्ट कर रहा है टेम्परेचर, तो तब ये क्राइटेरिया है। अगर मैक्सिमम टेम्परेचर, एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर जो है ये सिर्फ प्लेन्स के केसेस में ही है, लेकिन वो 45 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तब भी उसको हीट वेव बोलते हैं। अगर 47 डिग्री से इक्वल है या ज़्यादा है तो उसको सिवियर हीट वेव बोलते हैं। तो ये दो क्लासिफिकेशन है, या तो टेम्परेचर एक रेंज से बढ़ रहा हो या फिर जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है हमारे पास, एक्चुअल एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, वो ही एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो उसको हीट वेव डिक्लेयर कर दिया जाता है। एंड अगर डिक्लेयर करना है किसी भी जगह में हीट वेव है तो क्या होना चाहिए, जो अबव क्राइटेरिया है ये एटलीस्ट 2 स्टेशंस में होना चाहिए एंड फॉर एटलीस्ट 2 कंसेक्टिव डेज। तो 2 दिन तक ये चीज़ होनी चाहिए, उसके बाद ही सेकेंड डे के बाद ही हम डिक्लेयर करेंगे कि हीट वेव है। एंड ये कुछ इनका नॉमेनक्लेचर है कि अगर नॉर्मल डे है, मैक्सिमम टेम्परेचर्स आर नियर नॉर्मल, तो ग्रीन है, कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हीट अलर्ट है कि हीट वेव कंडीशंस हैं एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल जो 2 दिन तक परसिस्ट कर रही हैं, तो येलो अलर्ट डिक्लेयर किया जाता है एंड फिर कुछ अपडेट्स डिमांड की जाती हैं उस एरिया से। लेकिन सिवियर हीट अलर्ट कब डिक्लेयर होगा, जब या तो सिवियर हीट वेव कंडीशंस हैं फॉर 2 डेज़, या फिर विद वेरीड सिवियरिटी जो हीट वेव है वो परसिस्ट कर रही है 4 या 4 से ज़्यादा दिन, तो तब ऑरेंज अलर्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है एंड उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती हैं टू फाइट बैक द हीट वेव। फिर एक्सट्रीम हीट है अगर ये अलर्ट दिया जाता है तो यहाँ पर एक्शन लेने की बात है रेड अलर्ट में। तो ये कब होगा, जब सिवियर हीट वेव 2 या 2 से ज़्यादा दिन परसिस्ट कर रही है, या फिर जो टोटल नंबर ऑफ सिवियर या हीट वेव्स जो हैं वो 6 दिन से ज़्यादा हैं, तो फिर रेड अलर्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो आपको ये बेसिक सी चीज़ें हैं, थोड़ी दिमाग खोल के समझेंगे तो इट वुड बी ईजी टू रिटेन, काफ़ी लॉजिकल चीज़ें हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ताइवान की। तो ताइवान आज फिर न्यूज़ में था, चाइना अपने क्लेम्स अगेन एंड अगेन जताता रहता है ताइवान के ऊपर। तो ये मोस्ट पॉपुलस स्टेट है एंड लार्जेस्ट इकॉनमी है जो अभी यूएन का मेंबर नहीं है। एंड ये काफ़ी आयरॉनिकल बात है क्योंकि ताइवान जो था वो फाउंडिंग मेंबर था यूएन का, लेकिन उसके बाद जो मेंबरशिप थी ताइवान की वो चली गई पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के पास, एंड नाउ जो ताइवान है इट इज़ नॉट अ मेंबर। पहले इसको फॉर्मोसा बोला जाता था। एंड अगर हम थोड़ा इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ट्रेस करें तो किंग डायनेस्टी थी जो उन्होंने लूज़ कर दिया ताइवान को टू जापान जब साइनो जापानीज़ वॉर हुआ। एंड उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 के एंड के ऊपर 1945 में जापान ने लूज़ कर दिया ताइवान को एलायंस के पास, एंड तब इसका कंट्रोल चला गया रिपब्लिक ऑफ चाइना के पास। एंड तब से उसके बाद डिमांड्स होती रही, क्योंकि जो रिपब्लिक ऑफ चाइना था वो कम्युनिस्ट हो गया था, तो उसके बाद उनका इंटरनल सिविल वॉर वगैरह चलता रहा। एंड अकॉर्डिंगली अब हम देख रहे हैं कि चाइना क्लेम्स इट टू बी स्टेट ऑफ चाइना ताइवान। एंड उसके बाद लेकिन ताइवान जो है वो अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं खोना चाहता, तो प्रेजेंटली एक ऑटोनमस रीजन की तरह है ताइवान अंडर चाइना। ठीक है जी। एंड यहाँ पर अब मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है एंड सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो ये प्रेजेंट स्टेटस है ताइवान का। और हम इसकी जान लेते हैं थोड़ी ज्योग्राफी भी। तो ताइवान एंड चाइना के बीच में आता है ताइवान स्ट्रेट, एंड उसके बाद नीचे ये फिलीपींस है, तो ताइवान के ईस्ट में है फिलिपिन सी, एंड ऊपर एंड और जो इम्पॉर्टेंट बात है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है ताइवान से एंड इंडिया से भी गुजरता है। ठीक है जी। एंड जो हांगकांग है वो ताइवान के साउथ में है। और ये एक इम्पॉर्टेंट आइलैंड है पार्सल आइलैंड्स, आपने सुना होगा इसका नाम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साउथ चाइना सी जो डिस्प्यूट है। तो ये भी एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है, ये भी ताइवान के साउथ में है। और ऊपर है ईस्ट चाइना सी। ठीक है जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके बाद अगर हम इंडिया से देखें ताइवान की दूरी, तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो गुजर रहा है इंडिया के मिड से एंड ताइवान से भी। तो आपको एक ज्योग्राफी का अंदाज़ा देने के लिए कि कहाँ पर ताइवान लोकेटेड है इंडियन पर्सपेक्टिव से आई मेड शोड दिस मैप। इसके बाद हम बात करते हैं GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से S-400 मिसाइल सिस्टम्स के बारे में। तो ये क्या है, बेसिकली लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल हैं, ये चीज़ का ध्यान रखना है। सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है एंड मोबाइल डिफेंस सिस्टम है, यानी इसको मूव किया जा सकता है। एंड इट इज़ केपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग जो हॉस्टाइल यानी कि एनिमी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं, एयरप्लेन्स हैं या जेट्स हैं या इवन मिसाइल्स हैं उनकी या ड्रोन्स हैं।
तो सबको ये डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है। एंड रेंज क्या है इसकी, अराउंड 400 किलोमीटर्स, तो 380 किलोमीटर्स या 400 किलोमीटर्स के अराउंड इसकी रेंज है। एंड ऑल्टीट्यूड है अप टू 30 किलोमीटर हाई, तो काफ़ी ज़्यादा वाइड रेंज है S-400 मिसाइल सिस्टम की। एंड जो फिर से वही कि इट कैन टेक डाउन एनिमीज एयरक्राफ्ट इन द स्काई फ्रॉम सरफेस इटसेल्फ, ठीक है जी। तो अगेन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। एंड ये केपेबल है कि 3 टाइप्स ऑफ मिसाइल्स लॉन्च कर सकता है, जिससे क्या होगा, एक लेयर डिफेंस बना लेगा ये अपने अराउंड। एंड इट इज़ कंसिडर टू बी मोर इफेक्टिव दैन द टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, जो कि यूएस का सिस्टम है। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जो ये सिस्टम है इंडिया इसको भी परचेज़ करने की बात कर रहा है, तो इसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो दूसरे बायर्स हैं इस सिस्टम के, दूसरा चाइना जो कि पहला बायर था इसका, एंड उसके बाद टर्की ने भी ख़रीदा है। एंड इसके बाद टर्की के काफ़ी कुछ डिस्प्यूट से हो गए नेटो मेंबर्स के साथ, एंड कतर भी इंटरेस्टेड है इसमें। तो इंडिया की नेगोशिएशंस चल रही हैं, इंडिया ने परचेज़ कर लिए हैं इन सिस्टम्स को। इसके बाद हमारे पास है स्पेस डिप्लोमेसी। तो इंडिया का अब एक आज के न्यूज़पेपर में था, टाइम्स ऑफ इंडिया में, कि इंडिया विल सेट अप 5 लार्ज ग्राउंड स्टेशंस, मोर देन 500 स्मॉल टर्मिनल्स इन 5 नेबरिंग कंट्रीज़। तो इंडिया 5 ग्राउंड स्टेशन एंड 500 से ज़्यादा छोटे टर्मिनल्स बनाएगा 5 नेबरिंग स्टेशंस में, जो कि नेबरिंग कंट्रीज़ में, जो कि हैं भूटान, नेपाल, मालदीव्स, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। तो इनको याद रखना है हमें। एंड ये बेसिकली क्या है, एक एक्सटेंशन हो रही है साउथ एशिया जो सैटेलाइट थी उसकी। एंड ये जो स्टेशन या टर्मिनल्स होंगे, ये बेसिकली क्या करेंगे, इट विल हेल्प इन प्लेस एप्लीकेशन एंड रेंजिंग फ्रॉम टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग तो कम्युनिकेशन एंड टेलीफोनी, इंटरनेट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड टेलीमेडिसिन। तो जो हमारे गोल्स थे ऑफ साउथ एशिया सैटेलाइट, वही गोल्स ये पूरे करेंगे बाय डिसमिनेटिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। तो ये 5 जो कंट्रीज़ हैं ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।